बच्चों आज की वर्कशीट जो है 38 इसमें हम कार्बन और उसके यौगिक पार्ट पे रिलेटेड है ये। और आज हम पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप क्या होते हैं और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों है, क्यों कार्बन सर्वतोमुखी है। मतलब जो इसकी पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने 37 नंबर की जो वर्कशीट थी उसमें हमें बताया गया था कि कार्बन कितना मतलब हर चीज़ में विद्यमान है ना, चाहे हमारे कपड़े हों, खाने की चीज़ें हों, बल्कि हमारा शरीर भी कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, तो कार्बन जो है, अगर आप मान लीजिए 118 तत्व हैं कुल, अभी तक जितने की खोज हो चुकी है, अगर 118 तत्व हैं तो बाकी सभी तत्वों को अलग कर दीजिए, उनके जितने भी यौगिक हैं वो सारे मिलाकर भी एक अकेले कार्बन के यौगिकों के बराबर नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, कार्बन इतने सारे यौगिक क्यों बनाता है, वो आता है इसकी सर्वतोमुखी प्रकृति के कारण। तो यही हम समझेंगे आज की इस वर्कशीट में। तो बेटा अपरूप क्या होता है, किसी तत्व के विभिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण अत्यंत भिन्न होते हैं। अब भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में आप लोग अच्छे से जान चुके हो अब तक। रासायनिक गुण वो होते हैं, जैसे आपने दूध से दही बनाया तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ये उसका रासायनिक गुण है। अब आप दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते। और भौतिक गुण क्या हुआ, जैसे मान लो हमने एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उसका रूप बदल गया है लेकिन रहे तो वो कागज के टुकड़े ही है ना। और वैसे भी भौतिक गुण क्या होता है कि कोई चीज देखने में कैसी है ना, उसका आकार कैसा है, उसके अंदर आबंध कैसे हैं। जैसे यहाँ पर हमने हीरे के बारे में दिखाया गया है, तो हीरा देखो क्या है, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु, आप ये देखो हीरे में जो है कार्बन का प्रत्येक परमाणु, ये जो गोले बनाए हुए हैं ये कार्बन है। ठीक है, ये सारे कार्बन है। तो हम एक इसका उदाहरण लेते हैं, मान लो ये वाला जो कार्बन है ये 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ये सेंटर में है, ठीक है, 1 2 3 4। अभी आप बाकी नीचे वालों को मत देखो। अब ये जो सेंटर वाला है, आपको पता है कार्बन के जो बाहरी कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस वाले कार्बन का यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी और नीचे भी। अब इसने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस वाले कार्बन से लिया, एक इस वाले कार्बन से लिया, एक इससे, तो 4 हो गए। 4 इसके पास पहले थे, 4 और आ गए, तो इस वाले कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, ऐसे ही सारे कार्बन के परमाणु, किसी को भी देख लो, इस वाले को देख लो, ये भी 1 2 3 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मान लो हम इसको देखते हैं तो ये भी 1 2 3 और ये वाला चौथा। तो हीरे में जो है एक कार्बन का परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो ये तो था डायमंड का, ये इनके भौतिक गुणों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि ये देखने में कैसे होते हैं, इनमें कार्बन परमाणु कैसे एक दूसरे के साथ आबंध बनाते हैं। अब हम देखते हैं ग्रेफाइट। देखो बेटा, ये है ग्रेफाइट। इसमें क्या है कि ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है और एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। एक ही तल का मतलब बेटा 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल नहीं होता। चलो जैसे हम पहले यहाँ पर समझते हैं, जैसे ये एक कार्बन का परमाणु है। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, 1 2, मतलब ये टोटल 3 है। अगर हम इस वाले कार्बन परमाणु को ले, यहाँ पर एक और होगा, जो इन्होंने तो अपना स्ट्रक्चर उस तरीके से बनाने के लिए दिखाया है। इस वाले कार्बन परमाणु को लेते हैं जो ये वाला है, ये एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। पर बेटा जुड़ना तो इसको 4 से चाहिए था, तभी इसका अष्टक पूरा होगा। क्यों, क्योंकि इसके अपने 4 हैं और ये 4 और कार्बन परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, तभी तो इसके 8 बनेंगे। तो लेकिन ये तो 7 ही हुए, 4 5 6 7, अभी तो 7 ही हुए। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त होता है। कभी कभी ये किसी कार्बन के साथ मिलकर डबल बॉन्ड भी बना देता है, द्विआबंध। ठीक है, तो फिर ये उस केस में अपना अष्टक पूरा कर लेता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, चलो यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे
ये वाला कार्बन परमाणु है, ठीक है, ये कार्बन है, एक इसके साथ जुड़ा है, ये एक इसके साथ जुड़ा है और एक यहाँ पर है कार्बन, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और इसीलिए ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। आपको पता है विद्युत का चालन तभी होता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। हीरे में कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता, वो 4 कार्बन परमाणुओं से आबंध बनाता है, जबकि ग्रेफाइट में 3 से बनते हैं। इसलिए ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है, तो हम यही बोलेंगे कि ग्रेफाइट का जो कार्बन है उसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है और उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। तो चलिए बेटा, अब हमने समझ लिया अच्छे से अभी कि ग्रेफाइट और हीरे की संरचना कैसे होती है। तो इन दोनों में फ़र्क क्यों है तो ये कार्बन के ही अपरूप। तो इनमें फ़र्क सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनमें कार्बन के परमाणुओं का दूसरे कार्बन के परमाणुओं के साथ जो आबंध है वो अलग अलग तरीके से होता है। हीरे में आपने देख लिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर उनका अंतर दिया हुआ है ग्रेफाइट, इसमें क्या होता है, जो संरचना में दिया हुआ है कि एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल होता है। षटकोण ऐसा होता है, आपने देखा है इसको षटकोण कहते हैं ना। एक कार्बन यहाँ, ये देखो जैसे ये बना हुआ है, ये षटकोण है। और हीरे में क्या होता है, दृढ़ मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत, और त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशनल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जैसे ये देखो, मान लो एक ये इसका जो एक सिंगल है वो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ऐसे है, एक इधर एक इधर एक इधर, देखो। तो ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। इसमें हाइट भी आई हुई है। और ये जो ग्रेफाइट है, जैसे आप मान लो किसी प्लेट को लेटा के रख दो, है ना, आप एक गत्ता लो, उसे लेटा दो, खड़ा नहीं करना उसे, मतलब उसमें उसकी ऊंचाई स्पष्ट नहीं है, हल्की फुल्की ऊंचाई तो होगी, पर जो तीसरा इसका आयाम होता है, तीसरे जो हाइट होती है वो इसमें नहीं होती है। फिर दूसरा आबंधन जो इनमें फ़र्क बताए गए हैं, अंतर आबंधन आपको पता ही है। कार्बन, ये जो हीरा है, इसमें एक कार्बन का परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, और ग्रेफाइट में एक कार्बन का परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। अब जो ग्रेफाइट होता है वो चिकना और फिसलनशील होता है और हीरा कठोर होता है, ठीक है। और ये चालक क्यों होता है ग्रेफाइट, अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और हीरे में वो नहीं होता। और इनकी उपयोगिता क्या है, ग्रेफाइट को स्नेहक, लुब्रिकेंट के रूप में, जैसे ग्रीस होती है ना, ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, तेल भी एक स्नेहक है, ऐसी ग्रेफाइट भी एक स्नेहक है। और पेंसिल लेड, जो पेंसिल का सिक्का होता है उसमें यूज़ होता है ये। और हीरे का प्रयोग कहाँ होता है, काटने के उपकरण में, आभूषण में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो इसका मेन है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है, इसको बहुत अच्छे से करना है बेटा। चलो नहीं, पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं इस साइड। यहाँ पर इन्होंने हीरे और ग्रेफाइट का ही दिया हुआ है, ये देखो शुद्ध कार्बन। और एक और अपरूप है कार्बन का जो ये दिया हुआ है, जिसमें ये फुटबॉल जैसी संरचना दिखाई हुई है बेटा, ये इसको बोलते हैं C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन की संरचना। C60 मतलब इसमें कार्बन के 60 परमाणु होते हैं, 60। और देखो वो एक फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि इसमें क्या होता है, देखो एक तो इसमें बनता है पंचभुज, ऐसे 5, एक ऐसे बनता है, ठीक है, पंचभुज। और इसके एकदम साथ देखो, इसके साथ यहाँ पर एक, ध्यान से देखोगे तो एक षटभुज होता है, देखो ये 1 2 3 4 5 6, एक षटभुज और एक पंचभुज, एक षटभुज एक पंचभुज। जैसे आप फुटबॉल देखोगे, फुटबॉल में यही पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये भी एक कार्बन का अपरूप है। आगे इनके और प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। संश्लेषित मतलब बनाया जाता है, ठीक है। यह संश्लिष्ट हीरे मतलब एक तो होता है जो नेचुरल मिलते हैं प्रकृति में, हैं, खादानों में खोद के,
ज़मीन के नीचे से खोद के निकलते हैं, वो तो नेचुरल प्राकृतिक हीरे हो गए। और एक होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है, मैन मेड जो होता है। तो जो मैन मेड होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, और जो नेचुरल मिलते हैं वो थोड़े आकार में बड़े होते हैं। लेकिन एक और फ़र्क होता है, जो हम लोग मनुष्य बनाता है मैन मेड होते हैं जो, वो स्ट्रॉन्ग, वो ज़्यादा हार्ड होते हैं, मतलब वो ज़्यादा कठोर होते हैं प्राकृतिक हीरों के मुकाबले। अब आगे फुलेरीन, ये जो है इसके बारे में बताया हुआ है। फुलेरीन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, मैंने अभी आपको समझाया है। और इनका ये नाम क्यों रखा गया है, एक अमेरिकी आर्किटेक्ट था, उसने एक गुंबद बनाया था, मैं उसकी फ़ोटो अभी आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है। तो उसने उस गुंबद के समान इसकी संरचना है, और उस आर्किटेक्ट का नाम था बकमिंस्टर फुलर। तो इसलिए उसके नाम पर इसका नाम रख दिया गया C60 बकमिंस्टर फुलेरीन, ठीक है बेटा। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ये हमें बहुत ध्यान से करना है। क्यों कार्बन इतने सारे यौगिक बनाता है? वैसे तो बेटा इसके 4 कारण होते हैं। अभी हमें वर्कशीट में जो मेन 2 हैं वो ये हैं, एक है श्रृंखलन और एक है चतुसंयोजकता। तो पहले हम श्रृंखलन को समझ लेते हैं। कार्बन जो है बेटा, इसमें एक अद्भुत शक्ति होती है, अद्वितीय क्षमता। अद्वितीय मतलब जो किसी और में ना हो, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे कार्बन 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 कार्बन, ऐसे कितने, कम से कम 20 क्या कितने ही कार्बनों के साथ, कार्बन कार्बन के साथ मिलकर ये बहुत लंबी चेन बना लेता है, ठीक है। अब ये तो कार्बन है, इसके साथ ये आप हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन में इसका ज़्यादा क्लियर होगा आपको। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब इस कार्बन की 4 पूरी हो गई संयोजकता, देखो खुद की 4, 5, 6, 7 और एक, देखो 4 तो इसके खुद के हो गए, ठीक है। 4 तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक इसने इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया और एक इससे लिया। तो इस वाले कार्बन के अब 8 हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने आपको स्ट्रेट चेन दिखाई थी, ये सिर्फ सीधी चेन नहीं बनाता, ये ऐसे भी कर लेता है। देखो जैसे 3 कार्बन ये हो गए, एक यहाँ लग गया। अब ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन लगेंगे सब जगह, ये आप हाइड्रोकार्बन में पढ़ोगे। और अभी मैंने एक उदाहरण दे ही दिया है कि कैसे इसके 4 बन जाते, 8 बन जाता है इसका अष्टक, ठीक है। चलो मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। ये देखो, जैसे हम ये वाला कार्बन देखते हैं, इसका अपना इसके बाह्यतम कोश में 4 है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन अपने हो गए। एक इसने ये इस वाले हाइड्रोजन का एक, इस वाले कार्बन का एक, इस वाले कार्बन का एक, इस वाले कार्बन का एक, हो गए ना टोटल 8। 4 अपने और 4 इन चारों से ले लिए इसने। तो ये इस तरीके की, एक तो ये सीधी चेन बना लेता है, एक ये इस तरीके की श्रृंखला बनाता है। तो इस वजह से ये जो श्रृंखलन है, इसकी वजह से ये बहुत सारे यौगिक बना लेता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि क्या सिर्फ कार्बन ही है जो इस तरीके के यौगिक बनाता है, क्या कोई और बना सकता है तत्व ऐसे? तो कह रहे हैं हाँ, एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन Si कलर हल्का है, गाढ़ा कलर ले लेती हूँ मैं। सिलिकॉन Si, ठीक है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14, ये हाँ परमाणु क्रमांक 14 होता है। अगर आप इसके KLm शेल में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो पहले में 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10 हो गए, 14 में से 10 गए 4। तो इसके बाह्यतम कोश में भी 4 होते हैं। ये भी ऐसे श्रृंखला बनाता है, लेकिन ये ज़्यादा लंबी श्रृंखला नहीं बना पाता, सिर्फ 7 या 8, मतलब जैसे सिलिकॉन 2, 3 ऐसे 8, 7 या 8 तक बनाता है। कहते हैं कि इससे जो यौगिक बनते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन जुड़े यहाँ पर, ठीक है, तो ये बहुत क्रियाशील यौगिक होते हैं जो सिलिकॉन के बनते हैं। तो इसलिए ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते, ज़्यादा लंबे नहीं चल पाते, क्योंकि क्रियाशील होते हैं, ये क्रिया करके कुछ और बन जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो श्रृंखलन है, ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है कार्बन की। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी है चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता पता ही है हमें कि इसके बाहरतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ मिलकर आबंध बना लेता है। और दूसरा इसका एक रीज़न ये है कि जो कार्बन है वो छोटा है। अब
छोटे और बड़े का क्या मतलब होता है बेटा, ये समझ लो। छोटे का मतलब जैसे हम कार्बन और सिलिकॉन में ही फ़र्क देखें। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और इसका 14 है, तो कार्बन इसके मुकाबले छोटा है ना बहुत। तो देखो, जो परमाणु जितना छोटा होगा, जितना छोटा परमाणु होगा, आपको पता है नाभिक में प्रोटॉन होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं कक्ष में। जो छोटा होगा परमाणु, वो इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़ के रखेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में आकर्षण ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा स्थिर होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये। तो इसलिए ये दो चीज़ें कार्बन को बनाती हैं सर्वोत्मुखी, मतलब कि ये इतने सारे यौगिक क्यों बनाता है। सबसे मेन है श्रृंखलन और दूसरा नंबर है इसकी चतुसंयोजकता। तो चलिए बेटा, इस वर्कशीट को अच्छे से दोबारा आप अपने आप पढ़ेंगे बेटा। तो अब सबसे पहला प्रश्न है, कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है। तो अभी हमने पढ़ा, एक तो श्रृंखलन के गुण के कारण, ठीक है, और दूसरा है कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो सहसंयोजी बंध बनाने की प्रकृति होती है इसमें। सहसंयोजी समझ गए ना आप, शेयरिंग करने की प्रकृति होती है, तो ये किसी से भी शेयर कर लेता है ना, क्योंकि इसको ना इसको ये बनाना है, ये भी नहीं बनाना है इसको, ना इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं ना 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं। अगर ये लेना देना चलता है तो बहुत ही कम यौगिक बन पाते हैं, गिने चुने। लेकिन इसमें सहसंयोजी आबंध की प्रकृति होती है। सहसंयोजी जैसे अभी हमने मीथेन में देखा था, ठीक है, ये सहसंयोजी है, मतलब ये सहसंयोजी आबंध है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन एक एक ये हाइड्रोजन से ले लेगा। तो इसके सबसे बड़े, इतने ज़्यादा यौगिक बड़ी संख्या में क्यों बनते हैं, क्योंकि इसकी सहसंयोजी बंध बनाने की प्रकृति होती है, शेयरिंग की प्रकृति होती है, ट्रांसफ़र की नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, फुलेरीन जो हमने अभी देखा था, C60 को फुलेरीन भी कहते हैं। तो फुलेरीन की न्यूनतम संख्या बताओ परमाणुओं की, कार्बन परमाणुओं की। तो बताया आपको C60, ठीक है, 60 होती है, और इसमें जो है वो परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिस्टर फुलर द्वारा डिज़ाइन किए गए जियोडेसी गुंबद के समान लगते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छिलकर बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जोड़ देता है, तो क्या परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। कारण बताओ। जी हाँ, ज़रूर करेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट जो है, पेंसिल के बीच जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का होता है और वो विद्युत का सुचालक होता